गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज हम 19th ऑफ फरवरी का द हिंदू का साइंस एंड टेक एनालिसिस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स शुरू करते हैं। पहला है व्हाई एनवायरमेंटल सर्विलेंस फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा इज वाइटल। इस आर्टिकल में ये बात मेंशन की जा रही है कि इंडिया में एवियन इन्फ्लुएंजा को ट्रैक करने के लिए कोई भी एक्टिव सर्विलेंस नहीं है, तभी ये स्प्रेड हो रहा है और जाकर फिर लौट आता है। अगर देखा जाए तो मेजर ब्रेकडाउन जो इंडिया में हुआ था 2021 में हुआ था बर्ड फ्लू का, उसके बाद क्योंकि इसको सर्विलियंस में नहीं लिया गया और मॉनिटर नहीं किया गया, उसकी वजह से ये वापस अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि केरला में बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ है। सो केरला में बर्ड फ्लू की काफी दिनों से न्यूज भी आ रही है, लेकिन अगर इसका बराबर सर्विलेंस रखा जाए तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसके रीजंस और कॉजेस को भी समझा जा सकता है। ठीक है, ये न्यूज इंडिया के हवाले से क्यों मेंशन है, क्योंकि ये और दुनिया के और देशों में भी स्प्रेड हो रहा है। Birds infected with avian influenza virus shed large quantities of virus in their feces as well as in their saliva nasal secretion for about a week. So ये कहने वाली बात है, कहने वाली बात और समझने वाली दोनों बातें हैं कि जो इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है वायरस का, वो मेनली क्या हो रहा है, बर्ड्स की फिसीज से और सलाइवा और नेसल सेक्रेशन से जो है स्प्रेड होता है और काफी लंबे समय तक वाटर स्पीशीज या माइग्रेटरी बर्ड्स में रहता है और वो एक रिजर्वर की तरह काम करती है कुछ स्पीशीज, जिसकी वजह से लौट के वापस भी आ जाता है और सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्मिंग या पोल्ट्री इंडस्ट्री को इसमें काफी नुकसान हो रहा है अगर इसको नहीं रोकथाम की गई तो। Now, अभी हाल ही में द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नदर्न गैनेट कॉलोनी एट द बास रॉक, ये कहाँ पर है, स्कॉटलैंड में H5N1 के स्प्रेड को लेकर बहुत सारी बर्ड्स को डेसिमेट किया गया, उनको मारा गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये जरूरी रोकथाम करने का पहला स्टेप यही होता है। उसके बाद H5N1 के कुछ केसेस यूके में भी हैं और जो क्योंकि वायरस का खास बात क्या होती है कि वो अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, अपना टाइप भी चेंज कर लेता है। तो कभी कोई कोई टाइप बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यूजुअली जो बर्ड्स में होता है H5N1 का ही, जो डोमेस्टिक बर्ड्स में स्प्रेड देखा गया है अभी तक। और ऐसे कई और वैरायटीज भी होती हैं, टाइप्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए। और यूपीएससी के लिहाज से अगर आप देखें तो इस पे सवाल बनने लाजमी है, क्योंकि इसकी न्यूज कई दिन से आ रही है, पहले भी इस पे सवाल बने हैं, तो उसको ध्यान से देखना जरूरी है। The annual congregations on breeding grounds quickly turned up into a super spreader event as highly pathogenic H5N1. So जो H5N1 है, हाईली पैथोजेनिक और स्प्रेड भी होता है बर्ड कॉलोनीज में लेकर के, चाहे वो रिमोट आइलैंड्स हो या बीचेस हो या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स के थ्रू इम्पैक्ट स्प्रेड होने वाला हो। द इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीज इज वेरी सीरियस फॉर बर्ड कंजर्वेशनिस्ट, और साथ ही साथ पोल्ट्री फार्मिंग से मैंने कहा इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके अलावा माइग्रेटरी सीजन में भी, ऑन सीजन और ऑफ सीजन दोनों में ही पोस्ट आउटब्रेक सर्विलेंस भी करा गया, अपने देश में नहीं बाहर के देशों में। और पोल्ट्री सेक्टर में ऑफ सीजन में भी देखा गया। तो इस तरह के स्प्रेड होगी, माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने सलाइवा और फीसिस के द्वारा इसको स्प्रेड करती हैं। H5N1 जो है वो कॉमन जो डोमेस्टिक सॉरी, डिस्पाइट दिस पोटेंशियल देयर इज नो एक्टिव सर्विलेंस हमारे देश में अभी भी नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि H5N1 जो है वो जो ज्यादातर फैलने वाला जो वायरस टाइप है बर्ड्स में, और H7N9 भी इसका ही एक टाइप है। जैसे मैंने कहा कि टाइप बदलते रहते हैं, तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि N7N9 कौन सा टाइप है, तो ये बर्ड फ्लू का ही एक टाइप है, तो टाइप्स भी हमने समझने चाहिए। वी नीड एन एक्टिव एंड पैसिव ईयर राउंड सर्विलेंस नेटवर्क अंडर वन हेल्थ which connects monitoring of human and animals in a shared environment, क्योंकि ऑब्वियसली बर्ड्स को कंज्यूम भी किया जाता है और पोल्ट्री फार्मिंग्स में ह्यूमन बींग्स भी काम करते हैं, तो स्प्रेड होना कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है, तो उसको रोकथाम करना जरूरी है। साथ ही साथ जो वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमियोलॉजी और पैथोजन सर्विलेंस हैज बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट, मतलब वेस्ट वाटर बेस्ड एपिडेमियोलॉजी और पैथोजन सर्विलेंस से देखना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है वाटर कंटामिनेशन से, और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा फीसीज और सलाइवा से वाटर कंटामिनेशन से बहुत स्प्रेड होता है। इसमें दो टाइप बताई जा रही हैं कि एक्वाटिक बर्ड्स में एंसेरी फॉर्म्स और शेरेडरी फॉर्म्स, ये दो टाइप्स हैं जिसमें जो एक रिजर्वॉयर की तरह भी काम करती हैं। तो अगर स्टेटमेंट आपसे पूछा जाए कि क्या बर्ड्स वायरस के रिजर्वॉयर की तरह काम करती हैं, तो आंसर है यस, करती हैं। अगर टाइप दिया जाए, टाइप पूछना थोड़ा मुश्किल रहता है, टाइप नहीं पूछते, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट सही है। Birds infected with avian influenza virus shed large quantities of virus in their feces, saliva, nasal secretions for about a week. Yes, इसका भी आंसर yes है। अगर ये स्टेटमेंट दिया जाता है तो आंसर yes होगा। Having a large scale avian influenza
A virus surveillance network in a place across multiple sites is crucial for improving our understanding on the diversity, seasonal और geographical distribution of virus in environment associated with poultry and wild birds. तो वो कह रहे हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं कि अगर हम इनकी डाइवर्सिटी अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कैसे फैल रहा है, कब फैल रहा है, तो हमें सीजनल, जोग्राफिकल और एनवायरमेंट्स एसोसिएटेड जो पोल्ट्री है और वाइल्ड बर्ड्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। साथ ही साथ समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो इसका स्प्रेड जो है सरफेस वाटर और कैराकेसिस से भी होता है। जैसे जो जो बर्ड्स की जो रिमेनिंग्स होते हैं, उनको जो लोग जो पक्षी खाते हैं, जो और जानवर खाते हैं, उसमें भी ट्रैवल करता है। दैट लेक्स और वेटलैंड्स कैन एक्ट एज एनवायरमेंटल रिजर्वोयर एट वेरिएबल्स टेम्परेचर फॉर सेवरल मंथ्स। और क्योंकि ये स्प्रेड होने वाला वायरस है ऑफ कोर्स, तो ये दूसरे जानवरों में या दूसरे पक्षियों में स्प्रेड काफी लंबे समय तक हो सकता है। Domestic ducks are recognized as an important reservoir for H5N1। जो डोमेस्टिक डक्स होती हैं वो रिजर्वोयर का काम करती हैं H5N1 का। तो ये भी स्टेटमेंट अगर पूछा जाता है तो आंसर यस होगा। Environmental surveillance is an important area that can enhance the information on prevalence diversity of avian influenza virus in free-ranging domestic flocks or under confinement conditions where faces or other effluent are deposited into the environment। ठीक है, तो वो समझने वाली बात है कि अगर हम इसको अगर बचाना है तो हमें अपने सर्विलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो हम सर्विलेंस करते हैं वो हम डेड बर्ड्स पे करते हैं, पर अगर हम उनके जेनेटिक मटेरियल पे स्टडी करें, साथ ही जैसे कि हम और वायरस में जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के या जेनेटिक चेंजेस के द्वारा हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम बर्ड्स को डिस्टर्ब किए बगैर अगर हम जेनेटिक मटेरियल को स्टडी करें, सर्विलेंस में लें और जो हमारा कैरेकस कलेक्शन है उसको बढ़ा करके अगर स्टडी करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो सर्विलेंस बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा ये स्क्रीनशॉट है इसी आर्टिकल का। अगर आप द हिंदू की वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जिस्ट की तरह शीट पे दी गई है, पूरे आर्टिकल की आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है WHO हैज नॉट अबैंडन कोविड-19 ओरिजिन इन्वेस्टिगेशन। इसमें कहा जा रहा है कि WHO को सेकेंड स्टेज की स्टडी चाइना में करनी थी कोविड-19 को लेकर के, वो अबैंडन नहीं हुई है। कुछ समय पहले नेचर ने इस बात को छापा था जिसमें कहा गया था कि WHO ने उसको अबैंडन कर दिया है या उसको उस टाइम के लिए कैंसिल कर दिया है। बट डॉक्टर कैरकॉव ने इसको करेक्ट किया फरवरी 15 की ब्रीफिंग में कि हमने नेचर को कहा है कि इसमें करेक्शन करें, ऐसा नहीं है, स्टडी होगी और फर्दर सैगो के द्वारा इसकी स्टडी कंडक्ट कराई जाएगी। दैट इज साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ऑर्गेनिक्स ऑफ नोवल पैथोजेंस को सर्च करने के लिए एडवाइजरी है ये WHO के अंडर में। अब ये इसको ये जो बॉडी है ये इसकी स्टडी फर्दर करेगी। अगर WHO की वेबसाइट पे देखें तो साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोबल पैथोजेंस, ये एडवाइजरी है WHO के अंडर में। और इसका ये एडवाइस क्या करती है सेक्रेटरिएट को ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक कंसिडरेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग पैथोजेंस जो आते रहते हैं उनकी स्टडी करती है और आगे रेफर करती है एज ए एडवाइजर। साथ ही साथ आपको एक वर्ड बता दूं कि सैगो जो वर्ड है अगर आप इसको देखो तो साबूदाना का एक चीज होती है जो हम खाने में यूज करते हैं, कुछ लोग फैमिलियर भी होंगे, उसका नाम भी सैगो होता है। वैसे उसका दूसरा नाम टैपियोका पल भी बोलते हैं, पर सैगो इज अ कॉमन नेम, लोग जानते हैं उसको, हम कंज्यूम भी करते हैं। सैगो की चीजें ये डिशेस बनती सब पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसका नाम भी सैगो ही कहा जाता है। जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल। और सैगो और दूसरा शब्द इसका है टैपियोका पल्स, दोनों ही सेम दिखते हैं। फर्क क्या है कि सैगो बनता है पाम ट्री से और टैपियोका पल बनता है कसावा प्लांट से, उसके ट्यूबर से। और जो पाम ट्रीज के जो रिमेनिंग से बनता है वो है सैगो। ये दोनों ही यूज चीज जो जो प्रोडक्ट चीजें हैं, जो सैगो टैपियोका पल्स, दोनों ही पुडिंग और खाने की चीजों में इनको यूज किया जाता है। जस्ट गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, गुड टू नो। आपको बताया मैंने कि वर्ड आया सैगो तो मैंने आपको शेयर किया। नाउ सेकेंड ब्राइट मीटेरियोइड। एब्राइट जो है मीटेरियोइड का एक टाइप होता है, फाउंड इन इंडिया इन 170 ईयर्स। तो मीटेरियोइड जो समझते हैं वो ऑब्राइट को भी समझ जाएंगे कि ये दूसरा ऐसा मीटेरियोइड है जो भारत में मिला, गुजरात के 2 गांव में गिरा, एक पेड़ पे टक गया, एक दूसरे गांव पे गिरा है। और उसी की स्टडी की लास्ट की घटना है ये 17 अगस्त 2022 की, जिसमें सेकेंड ऑब्राइट मीटेरियोइड फाउंड हुआ इन इंडिया इन 170 ईयर्स। समझने वाली बात क्या है कि मीटियोर और मीटेरियोइड में क्या फर्क होता है। मीटियोर क्या होते हैं, देखिए दोनों ही जो है वो उल्का पिंड है, टाइप ऑफ उल्का पिंड, किसी बड़े चट्टान से टूटे और यहाँ वहां ट्रैवल करते हैं, और सॉरी चक्कर काटते हैं सन के आसपास।
जब भी ये जो जो मीटियोर है, जब ये हमारे ट्रोपोस्फियर जो स्ट्रेटोस्फियर सॉरी उसमें आके जब हमारे जो इन्वायरमेंट की लेयर पे आके जलने लग जाता है, बर्न करने लग जाता है, तो वो बन जाता तब वो होता है मीटियोर। और जब वो बिना जले सीधे आके पृथ्वी पे गिर जाता है तो बन जाता है मीटियोर। ठीक है, सो स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मीटियोर हिट्स अप इन द एटमॉस्फेयर, तब वो मीटियोर होता है, और जैसे ही वो गिरेगा तो वो हमारे लिए मीटियोर बन जाता है। Now the point, the difference is कि meteor are very small stone-like objects that are revolving around the sun and meteoroids are some large meteors revolving around the sun। ठीक है, दोनों की जो ओरिजिनेशन सेम है, बस टाइप थोड़ा सा अलग है। आप देखेंगे कि जो ये आग जैसे जल रही है ना, बर्न हो रहा है, इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं इसीलिए। और जो जो मीटियोर आके सीधे पृथ्वी पर गिरते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उनसे हम दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि मीटियोर्स हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, ये सभी सेलेस्टियल बॉडीज ही कंसिडर होती हैं एज पर एनसीईआरटी, बट टाइप थोड़ा सा अलग है, हमको पता होना चाहिए। नाउ ये जो प्रोडक्ट है, जो जो गिरा, जो चीज, जो ये मीटेरॉइड की बात हो रही है, मीटेरॉइड, ये बहुत ही रेयर स्पेसिमेन है। फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने इसको रिवील किया। उससे क्या एक्चुअली क्या है, ऑब्राइड जो वर्ड यहाँ यूज हो, दिमाग में रखिएगा, प्रीम पूछा जा सकता है कि ऑब्राइड मीटेरॉइड का एक टाइप है, मतलब नाम उसका। होता क्या है ना कि जब बाहर से कोई ऐसे उल्कापन पृथ्वी पे गिरते हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, उसकी बस स्टडी करते हैं, किससे बना है, रॉक से बना है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, किस प्लैनेट से आया है। तो इसलिए ऑब्राइड एक टाइप है मीटेरॉइड का ही, बस इतनी समझने वाली बात है। Now, according to one 2003 star definition, obrides are igneous rocks that form in oxygen poor conditions and thus contains a variety of exotic minerals that are not found on earth। ठीक है, ऑब्वियसली कहीं और से आए हैं तो कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जो जो यहाँ पर जो पृथ्वी पर नहीं होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द मिनरल हेडियाट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब इन द बास्ती मीटियोर, पहले जो मीटियोर गिरा था उसके कुछ मिनरल्स इसमें मिले हैं। PRL director Anil Bhardwaj, who is also a co-author of the paper, called it a rare meteoroid fall in an email and that we have to write out the best of science from it। ठीक है, क्लियर है। नाउ ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, उसी मीटेरॉइड की पिक्चर आप देखिए, कुछ लेयरिंग कुछ अलग सी लेयरिंग इसमें आपको दिख रही है। तो क्या है, ये कुछ मिनरल्स हैं, कुछ ऐसा रॉक स्टाइल है, टाइप है, जो किसी और प्लैनेट से आया हुआ है। The meteoroids are pieces of some solid objects in space that broke away, descended onto a planet or moon. Once they reach the surface, they are called meteoroids। ध्यान दीजिएगा, meteoroids क्या होते हैं, pieces of some solid objects के होते हैं in space that broke away, जो टूट जाते हैं, descended onto a planet or moon, और जो कहा planet पे गिरते हैं, moon पे गिरते हैं। Once they reach the surface, they are called meteoroids। बस इतना ही फर्क है। अगर आपसे यूपीएससी प्री में स्टेटमेंट दिया जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही कहलाएंगे, आंसर होगा। पर कुछ अगर फेरबदल वो करेंगे तो आपको यस और नो में आंसर क्लियर करना होगा। ना ओब्राइड्स आर अ टाइप ऑफ मीटेरॉइड। ठीक है, साइंटिस्ट आर नॉट येट श्योर ऑफ देयर ओरिजिन, although some signs indicate that they could be from the asteroid 3103 Eger or from the planet Mercury। और ये मरकरी से भी हो सकते हैं, ऐसा सब मानना है कुछ साइंटिस्ट का। Given the unknown parent body and fragility, obride meteoroids either fall rarely on Earth or they might have fragmented in finer fractions before falling or lost during atmospheric ablation। तो ठीक है, जो पहले से जो हम जहां से बिग बैंग, अगर हम ज्योग्राफी में जाएं और बिग बैंग से शुरू करें, जहां पे पहले ब्रह्मांड की क्रिएशन शुरू करते, तो इस तरह की मीटियोर और मीटेरॉइड्स होना ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में लाजमी है। जब तक हमारे पृथ्वी पे नहीं आते तो हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि जो ऑब्राइड मीटेरॉइड है काफी रेयर है, और ये जो फ्रेगमेंटेशन है फिर हमें पृथ्वी पे गिरना है, ये स्टडी बताता है कि जब ये शुरुआत इनकी कहाँ से हुई है, शायद मरकरी से हो सकती है, कुछ यूनिक मिनरल्स हैं इसके अंदर, कुछ यूनिक स्टाइल का ग्नेसियस रॉक्स भी इसके अंदर है। नाउ डियोडार मीटेरॉइड्स का नाम दिया गया है। द पीसेस दैट फेल इनटू द टू विलेजेस आर डब्ड द डियोडार मीटेरॉइड आफ्टर द तालुका। तो ठीक है, उनको नाम भी दिया गया डियोडार मेट्रोइड। ठीक है, याद रखिएगा। दे यूज्ड अ गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड केमिकल एनालिसिस डिटरमिन देयर मिनरल कंपोजिशन। और इन सबको यूज करके इनके मिनरल कंपोजिशन को चेक भी किया जा रहा है। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि मीटर और मीटेरॉइड में क्या फर्क होता है और उनका जो शुरुआत कहाँ से होने का गेस किया जा रहा है। दे फाउंड दैट द फ्रेगमेंट शेयर्ड अ क्रस्ट दैट इंडिकेटेड दैट दे वर पार्ट ऑफ अ कॉमन लार्जर रॉक विच दे सजेस्ट वाज अ ऑब्राइड। वो कह रहे हैं कि ऑब्राइड का बड़ा चट्टान होगी, उसके टुकड़े इसमें गिरे हैं, हमारे तक आए हैं।
About around 90% of the meteoroid was composed of orthoproxene, pyroxene are silicates consisting of single chains of silica tetrahydra SiO4। ये भी लिख के पूछ सकते हैं, याद रखिएगा, ऐसे वर्ड बोल जानबूझ के दिए जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ऑर्थोप्रोक्सीन और प्रोक्साइन विच इज सर्टेन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं प्री में, तो ये दिमाग में रखिएगा उनके मिनरल्स के बारे में। Now, monomic brachia. The group also classified that meteoroid as a monomic brachia since it considered of several proxine bearing pieces. तो जो क्योंकि ये mercury sample है, ध्यान दीजिएगा. However, as per the paper, the researcher don't have any known mercurian samples in their collection. ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई सैंपल मर्करी पे नहीं मिले हैं उनके कलेक्शंस में, पर फिर भी कहा जा रहा है कि जिस तरह का ऑब्राइट ये है वो मर्करी पे होने के चांसेस हैं, इस बात की उन्होंने जो रिसर्चर्स इस बात को कह रहे हैं कंडीशंस के हिसाब से। वी प्लान टू डू अ होल रॉक एलिमेंटल एंड आइसोटोपिक एनालिसिस एट द डेटा ऑफ विच विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस मीटरॉइड। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, आपके प्री में सवाल बनने के लिए पूरे पूरे चांसेस रखता है। नाउ ऑब्राइट्स के बारे में जैसे मैंने कहा कि मीटरॉइड का ये गूगल से लिया, आप भी ले सकते हैं कि मीटरॉइड क्या है। ये जो है ऑब्राइट क्या है, मीटरॉइड का एक टाइप है नेम्ड एब्रेस, अ स्मॉल अकोनोड्राइट मीटरॉइड दैट फेल नेवर न्योन्स इन फ्रांस में गिरे थे 1836 में, क्योंकि ये इनका रेयर है, कभी कभी ये आके पृथ्वी पर टकराते हैं। इनका ओरिजिनेशन इग्नियस रॉक्स माना जाता है और मरकरी में है, ऐसा समझते हैं ये रिसर्चर समझ रहे हैं इस चीज को। ऑब्राइट्स आर टिपिकली लाइट कलर्ड विद अ ब्राउनिश फ्यूजन क्रस्ट। Most brights are heavily brachiated. They are often said at to look lunar in origin. ठीक है, साथ ही साथ it has been suggested that obrites may originate from the planet Mercury. ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। नाउ उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी फिजिकल कंपटीशन इफेक्टिव फॉर राइजिंग वेल पॉपुलेशन। सो ये उनके ब्रीडिंग के टाइम के हिसाब की बात की जा रही, नेचर ने इसको छापा है कि वो कैसे ब्रीडिंग टैक्टिक्स लेती हैं, हम बैक वेल्स होती हैं, उनके मेल काउंटर पार्ट्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं, क्या कहानी है उसके बारे में। लेकिन हम बैक का जब भी नाम आता है तो हमको पता होना चाहिए कि उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, और ये क्या आईयूसीएन की लिस्ट में एक्सटेंट पे है क्या नहीं, ये सब चीजें हमको पता होनी चाहिए। सो वेलिंग इज द, वैसे भी मैमल्स हैं, वी शुड नो दैट वेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, अब वो कह रहे हैं कि पोस्ट कॉम्पिटिशन इफेक्टिव फॉर राइजिंग वेल कॉम्पिटिशन, वेल पॉपुलेशन। और वेलिंग एक टाइप है जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, कुछ लोग समझते हैं वेलिंग का मतलब हो गया फिश का तैरना, ऐसा नहीं है। वेलिंग का मतलब होता है, वेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ हंटिंग ऑफ वेल्स फॉर देयर यूजेबल प्रोडक्ट्स सच एज मीट एंड ब्लबर। सो उनको हंट करने की जो टेक्निक को वेलिंग कहा जाता है। और हम बैक वेल्स जो थी, एक ऑस्ट्रेलियन हम बैक वेल्स, और वैसे भी दुनिया के और देशों में भी हम बैक वेल का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखें, जो ब्लू वाला इलाका है प्राइमरी रेंज वो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है। साथ में आप देखिए कॉन्टिनेंट्स के साइड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और पॉसिबल रेंज यहाँ पे भी दिखती है, पर आप देखिए इन इलाकों में ज्यादा है। तो हम बैक वेल के कॉन्सेंट्रेशन इलाकाई इलाकों में देखा जाता है। ये खास बात आप समझ रहे हैं, इनकी पीठ पे जैसे एक कर्व सा होता है, इसको हम बैक कहते हैं। इसका साइज आप देख रहे हैं कि एक एलिफेंट का सिर्फ इतना पोर्शन, और ये पूरा इसका साइज यहाँ से यहाँ तक है। और अगर कोई वहां पे डीप डाइवर जाएगा तो वो शायद इसके इतना साइज पे कवर होगा। साथ ही साथ हम्बैक के ऊपर कुछ फैक्ट्स भी हैं कि जो ये इनका जो डाइट है उसमें प्लैंकटन, क्रिल और स्मॉल फिशेस आती हैं। साथ ही साथ जो मेल हम्बैक होते हैं वो इसमें खास बात है कि मेल हम्बैक गाना गाते हैं, लाइक गाना इन द सेंस नॉट टिपिकल सॉन्ग, बट एक तरीके साउंड क्रिएट करते हैं अपने काउंटर पार्ट को बुलाने के लिए या अपनी स्पीशीज में बात करने के लिए। और जब भी इसमें एक और चीज बात भी है कि जो इनके बेबी कॉफ बेबी होते हैं उनके 50 गैलन्स ऑफ मिल्क पीने की क्षमता रखते हैं, 50 गैलन्स ऑफ मिल्क। सो इनकी जो कैपेसिटी है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग स्पीशी, इट्स अ बिग एंड आई वुड से बिग टाइप ऑफ वेल। सो इनका वेलिंग बहुत ज्यादा हुई कुछ समय पर अगर आप आईयूसीएन की लिस्ट अब देखें तो हम बैक वेल हैज मूव फ्रॉम वनरेबल टू लीज कंसर्न, क्योंकि इनके वेलिंग पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगे हैं। पोची इनको वेल करना कम कर दिया गया है। एक टाइम पहले जो था जब इनकी जो स्पीशीज एकदम गायब होने वाली थी, एक्सटेंशन के कगार पे थी, कुछ इलाकों में अभी भी है, लेकिन ये उनकी आईयूसीएन की रेड लिस्ट से अब इनकी रिकवरी देखी जा रही है, ऐसा आईयूसीएन की वेबसाइट पे है, आप भी चेक कर सकते हैं। नाउ अफ्रीकन उसके साथ ही साथ यस सीसी फ्लाइज पेरोमोन्स दैट कैन कर्ब डिजीज दे स्प्रेड। तो सीसी फ्लाइज जो है उनके ऊपर आर्टिकल है, न्यूज इनसाइट इनटू हाउ सीसी फ्लाइज मेड गुड
bolster the arsenal of tools to manage the spread of disease by these insects. तो वो जो सीसी फ्लाई होती है एक तरह के कीड़े को, एक इंसेक्ट को स्प्रेड करती है जिससे कुछ बीमारियां फैलती हैं, और इसे फेमस फैलने वाली बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, जो जिसका नाम है ट्राइपनोसोमा ब्रूसेई, और ये ट्रांसमिट होती है सीसी फ्लाई के द्वारा, और सब सहारन अफ्रीकन में ये में पाई जाती है। और इसके ऊपर कुछ स्टडी फिलहाल के लिए हो रही है जिसमें वो लिखा जा रहा है द स्टडी डिस्कवर्ड सेवरल वोलेटाइल कंपाउंड्स दैट प्रमोटेड रैपिड मेटिंग बिहेवियर इन सीसी फ्लाइज। सो आप देख रहे हैं कि लास्ट वाला आर्टिकल भी मेटिंग पे था, ये भी मेटिंग पे है, लेकिन हमें मेटिंग वाले सिस्टम में, रिप्रोडक्शन सिस्टम पे नहीं जाना है साइंस में। सिर्फ ये देखना है कि वो उनसे फैलने वाली चीजें क्या हैं और डिजीजेस क्या क्या है, जैसे कि फ्लाइज के बारे में आया है। तो इसका पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको तैयार आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है न्यू फॉर्म ऑफ मीडियम डेंसिटी अमॉर्फस आइस डिस्कवर्ड। ये पहले वैसे इंडियन एक्सप्रेस ने इसको डिटेल में छापा है, आप चाहे तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पे जाके इनके साइंस वाले एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ सकते हैं, पूरी स्टडी है। हिंदू ने उसको आज दिखाया है, तो उसमें ये कह रहे हैं कि एक नई तरह की आइस कहते हैं अमॉर्फस आइस, उसको डिस्कवर किया गया है। यूजुअली जो आइस होती है वो क्रिस्टल्स होते हैं उसके अंदर, पर इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। तो अमॉर्फस आइस इज एन अमॉर्फस सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। Common ice is a crystalline material wherein the molecules are regularly arranged in a hexagonal lattice and various amorphous ice lacks long range order। तो ध्यान दीजिएगा, जो नॉर्मल बर्फ होती है उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। ये बनती कैसे है? ये बॉल मिलिंग से बनती है। तो बॉल मिलिंग ऑर्डिनरी आइस एट लो टेम्परेचर्स, अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स vigorously shaking a cryogenically cooled container full of ice and steel balls creates an amorphous form within a density close to liquid water। अब देखिए एक चक्का जैसा है, उसके अंदर कुछ स्टील बॉल्स को, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एक लो टेम्परेचर पे क्रायोजेनिक लेवल पे ठंडे पाकर कूल कंटेनर फुल ऑफ आइस को डाला। तो इसमें अमॉर्फस आइस को क्रिएट किया गया जिसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं होते हैं। यूजुअली बर्फ के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, जो नॉर्मल बर्फ हम जानते हैं, बट इसे इसका नाम अमॉर्फस दिया गया है क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टल्स नहीं है, और बॉल मिलिंग की हेल्प से इसको क्रिएट किया जाता है। तो बॉल मिलिंग इज ग्राइंडिंग मेथड दैट ग्राइंड्स नैनो ट्यूब्स इनटू एक्सट्रीमली फाइन पाउडर्स में बनाने का काम किया था। और इसके अंदर अगर आप क्रिस्टल बॉल्स को डालें और साथ ही साथ आप आइस क्यूब्स को डाल दें तो एक नई तरह की बर्फ बन के तैयार होगी, उसे कहेंगे अमॉर्फस आइस। प्री के लिए पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। ओके ये था हमारा आज का साइंस एंड टेक एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस सो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक अच्छी एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीक आप सभी के साथ, तब तक तैयारी करते रहिए।